सुस्वागतम श्रोतागण। आपने चुना है हिंदी यूनिट को और ये है आपका खास प्रोग्राम कथाकृति। कथाकृति में आज शामिल है विश्वंभर शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कम्युनिस्ट सभा। ये कहानी बहुत ही गहराई से कम्युनिस्ट विचारधारा को उजागर करती है। मुझे आशा है कि इस कहानी के श्रवण करने के बाद आप अपने विचार में बदलाव महसूस करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए सुनना और समझना शुरू किया जाए। आज की कहानी कम्युनिस्ट सभा। होली के अवसर पर जबकि चारों ओर अबीर गुलाल की धूम मची थी, कुछ कम्युनिस्ट लोग एक कमरे में जमा थे। यद्यपि इनके वस्त्र भी होली के रंग में रंगे हुए थे, पर इनके मुखमंडल पर होली की मुद्रा का चिन्ह भी नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी बड़ी गंभीर समस्या पर विचार हो रहा है। सहसा एक महाशय बोले, जब तक कम्युनिज्म स्थापित नहीं होता तब तक ये बातें बंद नहीं हो सकती। बंद हों चाहे न हों, परंतु हम लोगों को तो विरोध करना ही चाहिए। दूसरे ने कहा, हम लोगों को होली में भाग न लेना चाहिए। तीसरा बोला, हाँ, साथ ही एक सभा करके होली का विरोध करना चाहिए। सभा तो खैर होनी ही चाहिए, परंतु और कुछ भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? कोई ऐसा कार्य जो प्रभावोत्पादक हो। सब लोग सोचने लगे, परंतु साम्यवादी मस्तिष्क होने के कारण किसी को कुछ न सूझा। साम्यवादी मस्तिष्क की यही विशेषता है कि वह ऐसी ही बात सोचेगा जो सबको सूझ जाए। जो बात सर्वसाधारण की सूझ के परे होती है, वह साम्यवादी मस्तिष्क को कभी सूझ ही नहीं सकती। एक महाशय ने पूछी, रूस में तो होली होती नहीं? जी नहीं। तब तो केवल यही हो सकता है कि या तो इसमें होली खेलने की प्रथा स्थापित हो अथवा हिंदुस्तान में होली बंद कर दी जाए। इनमें से कौन सा कार्य सरल है? दोनों कार्य कठिन हैं। यह बात ठीक है, मान लिया कि दोनों कठिन हैं। यह बात आप साम्यवाद के विरुद्ध कर रहे हैं कि थोड़े से व्यक्ति एक बात पर विचार कर रहे हैं। सबको विचार करने का अवसर देना चाहिए। तो सभा का आयोजन किया जाए, उससे सब लोग विचार कर लेंगे। हाँ, यह ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अतः दूसरे दिन संध्या समय एक सभा की गई। अपने राम भी उसमें सम्मिलित हुए। यद्यपि अपने राम साम्यवादी नहीं है, परंतु कुछ साम्यवादी मित्रों की कदाचित यह आशा है कि आगे चलकर अपने राम भी उनके गोल में सम्मिलित हो जाएंगे। इसी कारण वे अपने राम के साथ खास रियायत करते हैं। खैर साहब, सभा के समय के 15 मिनट पूर्व अपने राम सभा स्थल में जा पहुंचे। कुछ लोग आ गए थे और कुछ आ रहे थे। अपने राम एक कोने में जा बैठे। सभा का समय हो गया, परंतु मंत्री जी गायब थे। अपने राम ने पूछा, क्या देरदार है? जरा मंत्री जी आ जाए तब कार्यवाही आरंभ हो। मंत्री जी को इतना विलंब क्यों हुआ? उन्हें तो सबसे पहले आना था। एक महाशय बोले। अपने राम ने कहा, सबसे पहले आ जाना साम्यवाद के विरुद्ध है। क्यों? विरुद्ध क्यों है? मंत्री जी में कौन से सुरखाव के पर लगे हैं जो वह पहले ही आकर डट जाएं? साम्यवाद के अर्थ तो यह है कि सब एक साथ आवें और सब एक साथ जाएं। परंतु यह भी तो नहीं हो रहा है। सब साथ कहाँ आ रहे हैं? साम्यवादी सिद्धांत को मानते हैं। व्यवहार में यदि गड़बड़ी होती है तो उसके जिम्मेदार साम्यवादी नहीं हैं। एक साम्यवादी महाशय बोल उठे, नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हम लोग जो कहते हैं उसे व्यवहार में लाने का प्रयत्न भी करते हैं। इसी समय मंत्री जी आ गए। लीजिए मंत्री जी आ गए, अब कार्य आरंभ हो जाएगा। मंत्री के एक हाथ में कुछ कागज पत्र थे जिन्हें उन्होंने मेज पर रख दिया और एक बार सभा स्थल का सिंहावलोकन किया। इसके पश्चात मंत्री जी कुछ सहकारियों से खुसुर फुसुर करने लगे। कुछ वार्तालाप करके वह अपने राम के पास आए और बोले, सभापति के लिए आपका नाम उपस्थित करते हैं। क्या आप सभापति बन जाएं? यह आशीर्वाद दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, सभापति बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु आपको उचित है कि किसी कम्युनिस्ट को सभापति बनाएं। नहीं, यह कार्य आप ही को करना होगा। कदाचित कम्युनिस्ट सब बराबर हैं, इस कारण उनमें से कोई सभापति नहीं बनाया जा सकता। नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तब फिर उन्हीं में से किसी को बना दीजिए। इस योग्य यहाँ कोई है नहीं। क्या कहा?
कामरेडों में कोई सभापति बनने योग्य नहीं। ये आप अपनी ओर से कह रहे हैं या सबकी सलाह से? इस मामले में सलाह लेने की क्या आवश्यकता है? बिना सलाह के आप सब कामरेडों को सभापतित्व की योग्यता से खारिज दिए दे रहे हैं। जी हाँ, आप ऐसा ही समझ लीजिए। शीघ्रता कीजिए, बड़ा विलंब हो रहा है। अपने राम ने देखा कि अब तो आ ही फंसे हैं, इसलिए सभापति बने बिना कल्याण नहीं। अतः अपने राम ने स्वीकार कर लिया। अपने राम के लिए सभापति का प्रस्ताव होने पर अपने राम सभापति के आसन पर विराजमान हो गए। मंत्री जी ने बोलने वालों की सूची पेश की। कई नाम थे। पहले एक महोदय ने एक कविता पढ़ी। उसमें यही कहा गया था कि ऐसे कुसमय में जबकि अन्न वस्त्र मिलता नहीं, होली मनाना अनुचित है। इस कविता पर खूब तालियां पिटीं। एक महोदय बोले, इसे फिर से पढ़िए। अपने राम ने कहा, यदि आप कविता 2 बार पढ़वाएंगे तो भाषण भी 2 बार दिए जाएंगे। भाषणों पर यह नियम लागू नहीं होता, मंत्री जी बोले। होना चाहिए, अन्यथा कम्युनिस्ट सिद्धांत ही बदल जाएगा। सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। यदि अपने राम के सभापतित्व में कोई श्रोता किसी भाषण को सुनकर बोल उठा, यह भाषण दोबारा होना चाहिए, तो अपने राम उसे दोबारा बोलने की आज्ञा दे देंगे। परंतु भाषण याद कैसे रहेगा? कविता तो लिखी रहती है। खैर, मुझे इससे बहस नहीं है, मैं दोबारा आज्ञा दे दूंगा। खैर साहब, पहले एक महाशय ने आकर बोलना प्रारंभ किया। सज्जनों, यद्यपि रूस में होली नहीं होती, परंतु तब भी हम लोग अपना भारतीय त्योहार मानकर इसे मनाते हैं। न मनाना चाहिए, एक कामरेड ने आवाज लगाई। क्यों? एक ने प्रश्न किया। क्योंकि इस समय देश में सुख शांति नहीं है। एक महोदय खड़े होकर बोले, मेरी राय में तो होली मनाना चाहिए। सुख शांति ऐसे ही अवसरों पर मिलती है। हमने कहा, अच्छा, तो आपको सुख शांति की तलाश है। मुझे ही क्या, संसार उसकी खोज में है। परंतु सुख शांति कुछ थोड़े से धनीमानी सज्जनों को ही मिलती है, सर्वसाधारण को नहीं मिलती। धनीमानी सज्जनों को सुख शांति, यह आपसे किसने कहा? लोगों का ख्याल तो ऐसा ही है। बिल्कुल गलत ख्याल है। धनीमानी सज्जनों को जितनी चिंता सवार रहती है, उतनी निर्धन को नहीं रहती। क्या? वक्ता ने पूछा। धनी को दुनिया भर की चिंता रहती है। किसी का देना है, किसी से पावना है, किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, ऐसे 20 झंझट लगे रहते हैं। निर्धन को ऐसी कोई चिंता नहीं रहती, अपने राम ने कहा। वक्ता ने पुनः कहना आरंभ किया, आप सभापति जी की बात पर ध्यान न देकर मेरी बात पर ध्यान दें। सभापति जी इन बातों को नहीं समझ सकते। हाँ, तो ऐसे कुसमय में होली मनाना अनुचित है। जितना पैसा रंग गुलाल में खर्च किया जाएगा, उतना यदि किसी अच्छे काम में लगाया जाए तो राष्ट्र की सेवा हो जाए। मेरी समझ में वह पैसा कम्युनिस्टों को दान कर दिया जाए, एक कामरेड महाशय बोले। अपने राम बोले, हियर हियर, इससे बढ़ के और पुण्य क्या होगा? परंतु क्या कामरेड लोग यह आश्वासन दे सकते हैं कि जो पैसा पुण्य करके आप लोगों को देगा, उसे अगले जन्म में वह पैसा 6-7 गुना होकर मिलेगा? हम लोग तो अगला जन्म मानते ही नहीं। तब तो आपको पुण्य दान मिल चुका। दान लेना हो तो अगला जन्म अवश्य मानिए। और दान देने वाला 6 गुना 7 गुना कैसे मांग सकता है? इतनी सूदखोरी उचित नहीं। यह सूदखोरी नहीं, ब्लैक मार्केटिंग है। 1 रुपया देकर 7 मिलने की आशा रखना क्या कहलाएगा? अपने शास्त्रों में तो यही लिखा है, अपने राम ने कहा। शास्त्रों की निर्धारित की हुई ब्याज की दर मान्य नहीं हो सकती। यह दर तो ईश्वर की ओर से नियुक्त की गई है। इसीलिए तो हम लोग ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर सबसे बड़ा ब्याज लेना वाला है। जुवारियों के लिए सुना था कि बड़ा लंबा सूद देते हैं। सवेरे 100 ले जाते हैं तो शाम को 105 दे जाते हैं। परंतु ईश्वर ने उनके भी कान कतर लिए। उनके पश्चात एक अन्य सज्जन आए। उन्होंने कहना आरंभ किया, सज्जनों, मैं ये व्यर्थ की बातें पसंद नहीं करता। मैं तो सीधी बात कहता हूँ कि होली का त्योहार बंद कर दिया जाए, यद्यपि हमारी घरवाली बंद करने के विरुद्ध है। क्यों? प्रश्न किया गया। इसीलिए कि वह कम्युनिस्ट नहीं है। यह सुनते ही अपने राम ने कहा, खूब याद आया।
जिन कामरेडों की स्त्रियां कम्युनिस्ट हों वे कृपया अपने हाथ उठा दें। एक भी हाथ नहीं उठा। अपने राम ने कहा, एक भी कामरेड की पत्नी कम्युनिस्ट नहीं है। यह बड़ी बेजा बात है, क्योंकि इस प्रकार आप लोगों का आधा अंग ही कम्युनिस्ट है। खैर खैर वैर कुछ नहीं। मैं तभी सभापति हो सकता हूं जब कम्युनिस्टों का संपूर्ण अंग कम्युनिस्ट हो। खैर यह तो अभी फिलहाल हो नहीं सकती। तो अपने राम भी ऐसे अधूरे कम्युनिस्टों की सभा का सभापतित्व नहीं कर सकते। यह कहकर अपने राम वहां से 9-2-11 हुए। हिंदी यूनिट के खास प्रोग्राम कथा कृति में आप सभी सुन रहे थे विश्वंभर शर्मा कौशिक की लिखी कहानी कम्युनिस्ट सभा। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है। इसकी एक एक वाक्य कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत गहराई और सरलता से समीक्षा करता है। आशा है आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले हिंदी यूनिट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो त्वरित गति से प्राप्त हो सके। हिंदी यूनिट आपके लिए लाता रहेगा हिंदी साहित्य की बेहतरीन कृतियाँ। इसी के साथ मैं आंशी आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले सप्ताह यानी रविवार को एक और साहित्यिक रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।